नमस्कार दोस्तों। देश में कानून व्यवस्था बनाने का काम है पुलिस विभाग का। पुलिस के जो हमारे सहकर्मी हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे रक्षक हैं, ये 24 घंटे दिन रात एक काम में लगे हुए हैं, वो है जनता की सेवा का। लेकिन क्योंकि पुलिस विभाग में कमी है, होने वाले अपराधों की संख्या ज्यादा है, अनावश्यक प्रेशर, अनड्यू प्रेशर पुलिस विभाग के लोगों पर ज्यादा है, पुलिस बल कम है और सही प्रशिक्षण न होने के कारण लगातार ऐसी घटनाएं आती रहती हैं हमारे सामने कि पुलिस लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं करती, पुलिस लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है। ये ठीक वैसा ही है, मुझे लगता है, जैसा पुराने समय में ऐसा होता था कि मान लो एक पिता हैं, उनके 8, 9, 10 बच्चे हैं और एक बच्चे ने पिता से कहा कि मुझे एक चॉकलेट खाना है। पिता बहुत रिच नहीं है और अगर एक बच्चे को चॉकलेट दिलवाएंगे तो उनको 8 बच्चों को और दिलवाना पड़ेगा। इसीलिए पिता धौंस दिखाते थे या चांटा लगा देते थे कि ये चॉकलेट खाने का समय है क्या। ऐसा ही कुछ पुलिस विभाग के साथ भी है। मुझे लगता है कि पुलिस विभाग को सबसे पहले ट्रेनिंग यानी सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग देने की जरूरत है, संवेदनशीलता की। कानून की जानकारी उनके पास होनी चाहिए, जिसके लिए लगातार ट्रेनिंग पुलिस डिपार्टमेंट में होता रहता है। इंपॉर्टेंट है पुलिस बल को बढ़ाया जाए और आज के समय में आवश्यकता है सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता की, जिसके साथ पुलिस काम करे। अगर कोई व्यक्ति थाने में पुलिस से मिलने आया है तो उसके मन में डर न हो, बल्कि उसके मन में गर्व का भाव हो कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास आया हूं जो मेरी बात सुनेगा और जिसका काम मेरी रक्षा करना है। पुलिस विभाग को 11 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए थे डीके बासु के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। डीके बसु का मामला क्या था, क्या कुछ हुआ था और ये 11 सूत्रीय दिशा निर्देश, ये 11 पॉइंटर गाइडलाइंस क्या हैं, आज मैं आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूं। ये लेक्चर पुलिस विभाग के काम का है ही है, मतलब हर एक पुलिसकर्मी को इसे देखना चाहिए ताकि उनको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस क्या हैं, क्योंकि इनका उल्लंघन करना सीधे अपराध है और सर्वोच्च न्यायालय के कंटेम्प्ट में आता है। वहीं आम आदमी को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि ये जो मामला है ये आम आदमी के अधिकारों से सीधा जुड़ा हुआ है। शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1980 और 90 के दशक से, जब पुलिस हिरासत में हो रही मौतों और अमानवीय टॉर्चर की घटनाओं से पूरा देश हिला हुआ था। उस समय मानवाधिकार संगठन जितने भी थे और न्यायपालिका, इनकी भी चिंता लगातार बढ़ रही थी। पुलिस कस्टडी अब न्याय की जगह उत्पीड़न का जो है स्थान, उत्पीड़न का साधन बनती जा रही थी। 1986 में हुआ ये कि वेस्ट बंगाल के एक प्रतिष्ठित मानवाधिकार कार्यकर्ता रहे जिनका नाम है डीके बासु। इन्होंने भारत के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में उन्होंने देश भर में हो रही हिरासतों में मौत यानी कस्टोडियल डेथ की तरफ ध्यान आकर्षित कराया और साथ ही यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी और कस्टोडियल डेथ के बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी करे। दिस लेटर वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे पीआईएल में बदल दिया गया और फिर इसकी सुनवाई शुरू हुई। इसी दौरान एक और मामला सामने आया था, अशोक के जौहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। इसमें दिल्ली के तिहाड़ जेल में हो रही अमानवीय घटनाओं पर प्रकाश डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों को मिलाकर सुना और ये एक ऐतिहासिक निर्णय बना जिसका नाम है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा सवाल था कि क्या गिरफ्तारी यानी अरेस्ट के समय आम आदमी के पास कोई अधिकार है, और दूसरा, अगर उसके किसी ऐसे अधिकार का उल्लंघन होता है या हुआ है तो उसके पास कोई उपचार, कोई उपाय है। 1997 में इस मामले में ऐतिहासिक निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस थे केटी थॉमस साहब एंड जस्टिस एएस आनंद। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी उसका फ्रीडम जो है और गरिमा यानी कि उसकी डिग्निटी जो है, इसको हिरासत में भी सुरक्षित रखना ये राज्य की जिम्मेदारी है। और आपको बता दूं, इस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 11 पॉइंटर्स गाइडलाइंस दिए थे जो बहुत क्रूशियल हैं, जिनका पालन करना हर राज्य सरकार और पुलिस कर्मी की जिम्मेदारी है। ये गाइडलाइंस नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थे ताकि टॉर्चर या हिरासत में मौत की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। क्या है ये 11 सूत्रीय गाइडलाइन? वन बाय वन आपके सामने आ रहे हैं, आप इन्हें देखते जाइए और नोट करते जाइए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है कि पुलिसमैन मस्ट वेयर क्लियर आइडेंटिफिकेशन टैग्स एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। गिरफ्तारी के समय पुलिसकर्मी की पहचान, मतलब उसकी वर्दी होनी चाहिए और भी कोई टैग जैसे उसका नाम है या उसका डेजिग्नेशन ही है, उसे धारण करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अरेस्ट मेमो मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय 2 विटनेसेस। गिरफ्तारी का मेमो तैयार किया जाना चाहिए और कम से कम 2 गवाहों के साइन उसमें होने चाहिए। तीसरा, फैमिली और फ्रेंड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट। गिरफ्तारी के तुरंत बाद परिवार या किसी मित्र को गिरफ्तारी की सूचना देनी ही चाहिए।
चौथा, अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर राइट्स। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको उसके अधिकारों की जानकारी देनी चाहिए। पांचवी बात है, एंट्री मस्ट बी मेड इन द पुलिस डायरी। गिरफ्तारी के बारे में जो भी इंद्राज हैं, एंट्री हैं, वो पुलिस डायरी में होना चाहिए गिरफ्तारी के तुरंत बाद। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन इन एवरी 48 आवर्स ड्यूरिंग कस्टडी इज रिक्वायर्ड। कहा कि गिरफ्तारी के बाद हर 48 घंटे में मेडिकल जांच करवाया जाना चाहिए। सातवीं और महत्वपूर्ण बात कही कि मैजिस्ट्रेट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट। गिरफ्तारी की सूचना तुरंत स्थानीय मैजिस्ट्रेट को भेजना चाहिए। आठवीं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अरेस्ट शुड बी वीडियोग्राफ्ड वेर एवर पॉसिबल। अगर गिरफ्तारी की वीडियो रिकॉर्डिंग संभव हो तो वहां करना चाहिए। नवीं बात है कि इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट मस्ट बी सेंड टू द एनएचआरसी। गिरफ्तारी और हिरासत की सूचना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी को देना चाहिए। 10वीं महत्वपूर्ण बात है, कस्टडी डिटेल्स मस्ट बी रिकॉर्डेड। हिरासत जो है उसका एक अभिलेख तैयार किया जाना चाहिए, उसे अभिलेखित किया जाना चाहिए। और 11th और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एवरी स्टेप मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर स्क्रूटनी। गिरफ्तारी के प्रत्येक कदम को अभिलिखित करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसा आरोप लगाए कि पुलिस ने उसके साथ बदतमीजी की है या ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं किया है, तो उन चीजों को जांच कर, उस प्रक्रिया, उस डॉक्यूमेंट को जांच कर इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या वाकई में किसी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला डी के बासु का जो आज आपने समझा, 1997 का ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किए थे। अगर आप इस बारे में कुछ और जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मुझे खुशी होगी आप तक कानून की ऐसी कोई जानकारी आसान शब्दों में पहुंचाने में। जुड़े रहना है आपको आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।